Hello everyone, good morning. Myself Vishnu Naman. First of all, I would like to welcome you all on my YouTube channel that is Legal Fable. हम लोग अपने इस लीगल फेबल चैनल पे आईपीसी का लेक्चर सीरीज पढ़ रहे हैं और आईपीसी के लेक्चर सीरीज में आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है मर्डर एंड कल्पेबल होमिसाइड। दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं, अभी हम बताने वाले हैं आपको। मर्डर हमारे आईपीसी में जो हमारा पुराना वाला था चैप्टर 16 में प्रोवाइडेड था मर्डर, और कल्पेबल होमिसाइड चैप्टर का नाम था ऑफेंसेस अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी। अभी भी चैप्टर का नाम वही है, लेकिन अब वो चैप्टर नंबर चेंज हो गया है। 16 के बजाय चैप्टर अब 6 में आ गया है। बीएनएस में चैप्टर 6, आईपीसी में चैप्टर 16, मतलब हम 10 चैप्टर माइनस कर देंगे, 10 चैप्टर पहले आ गए। पहले 16 था, अभी चैप्टर 6 हो गया है। सेक्शन क्या था? पहले 299 और 300 में था। 299 में कल्पेबल होमिसाइड और 300 में मर्डर। अभी हमारे सेक्शन 100 एंड 101 में है। सेक्शन 100 में हमारा कल्पेबल होमिसाइड प्रोवाइडेड है एंड सेक्शन 101 में मर्डर प्रोवाइडेड। अब हम लोग आते हैं अपने इस टॉपिक पे। तो सबसे पहले जैसे आप लोग इसमें देख रहे होंगे, मर्डर तो आप समझ ही रहे हैं। कल्पेबल होमिसाइड का मतलब होता है आपराधिक मानववध। होमिसाइड का मतलब क्या होता है? मानववध। मानववध मतलब किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है। मानववध का मतलब किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है, ह्यूमन बीइंग। मनुष्य की हत्या करना। एक क्वेश्चन आपसे यही ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है कि व्हाट डू यू कंसीडर बाय होमिसाइड, ठीक है। होमिसाइड मीन्स किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, ठीक। अब ये दो तरह से हो सकता है। एक हो सकता है लीगली किलिंग अ ह्यूमन बीइंग, या हो सकता है दूसरा, इसको हम कहते हैं लॉफुल होमिसाइड या अनलॉफुल होमिसाइड ना। लॉफुल होमिसाइड या अनलॉफुल। लॉफुल कैसे और अनलॉफुल कैसे? लॉफुल का मतलब जब किसी लीगल प्रोसीडिंग के एग्जीक्यूशन में किसी की डेथ की जाए, जैसे आपने मर्डर किया तो आपको फांसी पे चढ़ा दिया गया ना, दिस इज अ लीगल एग्जीक्यूशन ऑफ अ लीगल प्रोविजन, तो आपको उसके तहत दंडित किया जा रहा है, तो दिस इज अ लॉफुल होमिसाइड ना। और दूसरा क्या है? अनलॉफुल होमिसाइड, मतलब दैट काइंड ऑफ होमिसाइड दैट इज नॉट एथोराइज्ड बाय लॉ, जिसको लॉ ने एथोराइजेशन नहीं दिया है, उसको हम लोग बोलेंगे अनलॉफुल होमिसाइड, ठीक है। तो हम लोग क्या लॉफुल होमिसाइड पनिशेबल है? तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि लॉफुल होमिसाइड तो हमको लॉ खुद एथोराइज कर रहा है। पनिशेबल क्या है? अनलॉफुल होमिसाइड, मतलब दोज होमिसाइड या दोज किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग्स दैट आर नॉट लीगली एथोराइज्ड, ठीक है। अनलॉफुल होमिसाइड में मर्डर भी आएगा और कल्पेबल होमिसाइड भी आएगा, ठीक। अब इसमें एक बार हम लोग इसका बेयर प्रोविजन पढ़ लेते हैं, थोड़ा क्लियरिटी तभी आएगी ना। और आप लोग चूंकि मेरे बोर्ड में इतनी जगह नहीं होती है कि मैं पूरा बेयर एक्ट इसमें लिख पाऊँ, तो मैं इसेंशियल लिखा हूँ कल्पेबल होमिसाइड का और मर्डर का। इसको अभी हम बेयर से कोरिलेट करते हुए आगे पढ़ेंगे। एक बार हम लोग बेयर एक्ट पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग कल्पेबल होमिसाइड का बेयर एक्ट पढ़िए। क्या कहता है? whoever causes death by doing an act with the intention of causing death। whoever causes death, कोई भी व्यक्ति जो मृत्यु करता है, कैसे? with बाई डूइंग एन एक्ट, एक काम किया है विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, मतलब पहला इसेंशियल हमको क्या मिला कि बाई डूइंग एन एक्ट विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, मतलब डेथ इज कॉज्ड बाई डूइंग एन एक्ट विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। पहला इसेंशियल मिल गया हमको। अगला क्या कर रहा है? फिर कॉमा लगा है, कल्पेबल और विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ। या क्या आप कर रहे हैं? कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ, या आप ऐसा चोट पहुंचा रहे हैं। बॉडीली इंजरी मीन्स होता है चोट पहुंचा रहे हैं, फिजिकल इंजरी, जिससे क्या हो रहा है? बॉडीली इंजरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ, मतलब जिससे लाइकलीहुड मीन्स होता है संभावना, ठीक है। एक्सपेक्टेशन है कि जो आपने चोट पहुंचाई है, बॉडीली इंजरी पहुंचाई है, उससे डेथ
हो जाएगी ना, हो सकती है, लाइकलीहुड मीन्स हो सकती है, नहीं भी हो सकती, संभावना का मतलब यही होता है, ठीक है। तीसरा चीज क्या कह रहा है उसी में, और विथ द नॉलेज दैट ही इज लाइकली बाई सच एक्ट टू कॉज डेथ, या क्या नॉलेज है किस चीज का, दैट ही इज लाइकली बाई सच एक्ट टू कॉज डेथ, कि वो अपने उस एक्ट से जो अपराध वो करने वाला है, कर रहा है, उससे उसको जानकारी है कि उस एक्ट से क्या हो सकता है, डेथ कॉज हो सकती है, इस बात की संभावना है। मतलब इसमें नॉलेज भी है एंड लाइकलीहुड भी है, ठीक है। ये हो गया हमारा कल्पेबल होमिसाइड। मतलब कोई भी व्यक्ति जब किसी की डेथ कॉज करता है, कैसे कैसे इंटेंशन से, इन 3 इंटेंशन से, तो माना जाएगा कि ही इज लाइबल अंडर द ऑफेंस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड। कल्पेबल होमिसाइड बहुत वाइडर टर्म है ना, कह सकते हैं कि दिस इज कल्पेबल होमिसाइड, ये हो गया कल्पेबल होमिसाइड। और जो हमारा मर्डर है वो विद इन द कल्पेबल होमिसाइड है, मतलब बहुत छोटा सा टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। ये हो गया हमारा मर्डर, ठीक, और ये हो गया कल्पेबल होमिसाइड। मतलब कल्पेबल होमिसाइड के अंदर ही मर्डर आता है ना। इसको अभी हम जैसे एक स्टेटमेंट आप सुने होंगे कि ऑल द मर्डर्स आर कल्पेबल होमिसाइड बट नॉट वाइसे वर्षा, या बट ऑल कल्पेबल होमिसाइड्स आर नॉट मर्डर, क्योंकि सभी कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं है, लेकिन मर्डर कल्पेबल होमिसाइड है। ये क्वेश्चन ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछता है, अभी ये आपको जब आप मर्डर वाला सेक्शन पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। अब हम इसका इलस्ट्रेशन नहीं पढ़ते हैं, इलस्ट्रेशन पढ़ेंगे तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, आपको इलस्ट्रेशन समझ में आ जाएगा, इलस्ट्रेशन कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन इसमें जरूरी है, 3 एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन हम लोग पढ़ लेते हैं। अ पर्सन हु कॉजेज बॉडली इंजरी टू अनदर हु इज लेबरिंग अंडर ए डिसऑर्डर, डिजीज और बॉडली इन्फर्मिटी द एंड thereby accelerates the death of that person shall be deemed to have caused death। कोई भी व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को चोट पहुंचाता है या ऐसे व्यक्ति को बॉडीली इंजरी पहुंचाता है जिस जो क्या है, किसी चोट से, किसी पेन से लेबर कर रहा है ना, परेशान है, उससे पीड़ित है, और आपको पता है कि जो चोट से वो परेशान है, अगर उस चोट में थोड़ी सी चोट और दे दी जाए तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। जो चोट आपने दी वो चोट नॉर्मली परिस्थितियों में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त नहीं थी, लेकिन वहां पे वो मृत्यु कारित कर सकता है क्योंकि वो पहले से ही किसी गंभीर समस्या से पीड़ित है। तो नॉर्मल व्यक्ति को अगर आपने चोट पहुंचाई, जैसे इलस्ट्रेशन पूछता है कि ए causes a bodily injury to B whom he knows to be suffering from a disease that will cause a death of a person if it gets a normal wound, ठीक है। अगर उसको छोटा सा भी चोट लगेगी तो भी उसकी डेथ हो सकती है, ऐसा पता है ए को बी के बारे में। ए ने वही छोटी सी चोट कर दी, बी मर गया, तो यहाँ ए मर्डर के लिए लाइबल होगा क्योंकि ए को जानकारी थी और उसने उतना ही चोट दिया जितना उसको मृत्यु उसकी बी की करने के लिए जरूरी था। अब यहीं पे अगर बी पहले से वो समस्या से पीड़ित होता लेकिन ए को ये बात नहीं पता होती, तो यहाँ पे ए जो है कल्पेबल होमिसाइड के लिए लाइबल होता। दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको पहले से जानकारी है कि वो व्यक्ति किसी प्रॉब्लम से सफर कर रहा है, तब आपने चोट पहुंचाई तो आप लाइबल है मर्डर के लिए। अगर यू आर नॉट हैविंग नॉलेज दैट दैट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम सम डिजीज, तो आपने चोट पहुंचाई और वो मर गया, तो आप लाइबल नहीं होंगे मर्डर के लिए, आप लाइबल होंगे कल्पेबल होमिसाइड के लिए। ये हमारा सेक्शन है। अब हम एक्सप्लेनेशन 1 हो गया, ठीक है। एक्सप्लेनेशन 2 क्या कहता है, वेयर डेथ इज कॉज्ड बाई बॉडीली इंजरी द पर्सन हु कॉजेज सच बॉडीली इंजरी शैल बी डीम्ड टू हैव कॉज्ड डेथ although by resorting to proper remedies and skillful treatment the death might have been prevented। जहां पे किसी व्यक्ति ने किसी को चोट पहुंचाई है और उस चोट से मौत हो जाती है, तो ऐसा माना जाएगा कि उस व्यक्ति ने मर्डर कॉज किया है, भले ही वो चोट इतनी पर्याप्त न थी कि उससे मौत हो जाती अगर आपको समय पे इलाज मिल जाता।
जैसे आपको क्या कर दिया, मार दिया, आपके सर में चोट लग गई, आप बेहोश हो गए ना, और हल्का सा आपका जो है इंजरी हो गया, और मतलब ब्लड क्लॉटिंग होने लगा, ब्लड कहीं से बहने लगा। अब आपको मेडिकल ट्रीटमेंट तुरंत मिल जाता तो आपकी हत्या न होती, मतलब आपकी जान न जाती, आप बच जाते। तो अगर आपको समय पे इलाज नहीं मिल पाया और आपकी जान चली गई, ऐसी परिस्थिति में ये बचाव नहीं लिया जा सकता कि सर अगर उसको इलाज मिलता तो वो बच जाता, इसलिए मैं मर्डर के लिए लायबल नहीं हूँ। आप मर्डर के लिए तब भी लायबल हैं क्योंकि उसकी मृत्यु हो गई है, भले ही अगर उसको इलाज मिलता तो वो बच जाता। ठीक, अब हम लोग एक्सप्लेनेशन 3 पढ़ते हैं। द कॉजिंग ऑफ डेथ ऑफ अ चाइल्ड इन मदर्स वोम इज नॉट होमिसाइड, but it may amount to culpable homicide to cause the death of a living child if any part of that child has been brought forth, though the child may not have breathed or have been completely born। किसी भी बच्चे का डेथ कॉज करना कल्पेबल होमिसाइड तब तक नहीं माना जाएगा, सॉरी, किसी भी बच्चे का डेथ कॉज करना क्या कहा जाएगा, होमिसाइड तब तक नहीं माना जाएगा जब तक कि वो आप उस बच्चे का कोई पार्ट, मतलब बच्चा जब डिलीवर हो रहा है, जब पैदा हो रहा है, तो उसका कोई हिस्सा अगर हाथ बाहर आ गया, सर आ गया, ऐसे समय में अगर आपने उसकी डेथ कॉज कर दी तुरंत, तो फिर वो हो जाएगा। अगर वो माँ के पेट में है तो उसका आपने अगर गर्भपात कर दिया तो दैट विल नॉट कंसिडर्ड बी कंसिडर्ड एज अ मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड। ठीक है, अगर कोई एक हिस्सा आ गया उस समय आपने मारा तो वो कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर होगा। अब हम लोग सेक्शन 101 पढ़ते हैं जो हमारे आईपीसी में 300 है। ठीक है, क्या बात करता है, एक्सेप्ट इन केसेस हेयर इन आफ्टर एक्सेप्टेड कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर। अगर आपवादिक दशाओं को छोड़ दिया जाए तो क्या है, कल्पेबल होमिसाइड जो है वो मर्डर है। ये ग्राफ इसी लाइन को दिखाता है। अगर आपवादिक दशाओं को छोड़ दिया जाए तो कल्पेबल होमिसाइड मर्डर है। मर्डर के कुछ एक्सेप्शन है ना, 4 एक्सेप्शन है बेसिकली। अगर उन एक्सेप्शंस में वो केस आएगा तो वो कल्पेबल होमिसाइड हो जाएगा, यही बात ये कह रहा है। ठीक है, अब हम लोग इसका भी इसेंशियल पढ़ लेते हैं। सेक्शन पढ़ेंगे तो इसेंशियल मिल जाएगा। ये क्या कह रहा है, इफ द एक्ट बाय विच द डेथ इज कॉज्ड इज डन विथ इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, मतलब डेथ इज कॉज्ड विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। दूसरा क्या, इफ द एक्ट बाय विच द डेथ इज कॉज्ड इज डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी, डेथ कॉज्ड विथ डेथ caused with intention of causing such bodily injury as offender knows, as offender knows, क्या दे रहा है, as offender knows to be likely to cause death of the person। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है उसको हम आपको हाईलाइट कर देते हैं। क्या, डेथ कॉज्ड विथ सच बॉडली इंजरी, बॉडली इंजरी होना चाहिए, ऑफेंडर नोज, नॉलेज इसमें होना चाहिए, और लाइकलीहुड भी इसमें होना चाहिए। ठीक है, कि डेथ हो जाएगी। तीसरा चीज क्या कह रहा है, इफ द एक्ट बाय विच द डेथ इज कॉज्ड इज डन विथ इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडली इंजरी टू एनी पर्सन एंड द बॉडली इंजरी इंटेंडेड टू बी इन्फ्लिक्टेड इज सफिशिएंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज डेथ, सफिशिएंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर ना, अपने आप में या नॉर्मल परिस्थितियों में वो जो चोट आपने पहुंचाई है वो पर्याप्त थी मृत्यु कारित करने के लिए, तो भी माना जाएगा कि यू आर लाइबल फॉर द ऑफेंस ऑफ मर्डर। ठीक है, अगला क्या कहता है, इफ द पर्सन कमिटिंग द एक्ट बाय विच द डेथ इज कॉज्ड नोज दैट, द पर्सन कमिटिंग द एक्ट नोज दैट इट इज सो इमिनेंटली डेंजरस, वो डेंजर कैसा होना चाहिए, एमिनेंट होना चाहिए, निकटस्थ होना चाहिए, है क्या करने के लिए, दैट इट मस्ट इन ऑल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये जरूरी चीज इसमें है, इन ऑल प्रोबेबिलिटी क्या करेगी, कॉज डेथ करेगी, या और सच एक्ट कमिटेड विदाउट एक्सक्यूज फॉर इनकरिंग द डेथ
ठीक है। विदाउट एक्सक्यूज मतलब आपने जो एक्ट किया है उससे मृत्यु को अवॉइड नहीं किया जा सकता है, कोई बहाना नहीं बनाया जा सकता। ये हमारे 4 एसेंशियल हो गए हमारे मर्डर में। ठीक, अब इसका इलस्ट्रेशन एक बार हम इसमें पढ़ लेते हैं। इलस्ट्रेशन नहीं, एक्चुअल में एक्सेप्शन। इलस्ट्रेशन तो हमने बताया कि आप लोग पढ़ के समझ जाएंगे। एक्सेप्शन इसमें 4 ठो दिया गया है। ठीक है, इलस्ट्रेशन जब खत्म होगा तो आपको मिलेगा इसमें एक्सेप्शन। थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा। एक्सेप्शन 1 क्या कहता है? एक्सेप्शन 1 बेसिकली क्या है? ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन के बारे में बात करता है। देखिए एक्सेप्शन 1, कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर। मतलब कल्पेबल होमिसाइड तब कल्पेबल होमिसाइड हो जाएगा, मर्डर नहीं होगा। जब क्या हो जाएगा? जब इफ द ऑफेंडर वाइल इज डिप्राइव्ड ऑफ द पावर ऑफ सेल्फ कंट्रोल, जब ऑफेंडर अपने सेल्फ कंट्रोल के पावर से विरत हो जाता है, बाय ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, अचानक जो उसको प्रोवोक कर दिया गया है, उत्तेजित कर दिया गया है, उस उत्तेजना की वजह से वो व्यक्ति अपने सेल्फ कंट्रोल को खो बैठता है ना, एंड causes the death of the person who gave the provocation or causes the death by any other mistake or accident। मतलब आपने उस प्रोवोकेशन में आके क्या कर दिया? आपने उसकी डेथ कॉज कर दी, तो माना जाएगा कि यू आर लाइबल फॉर द ऑफेंस ऑफ मर्डर, नॉट नहीं कल्पेबल होमिसाइड। ठीक, जनरली वो मर्डर होता, लेकिन चूंकि वो उस एक्सेप्शन में आ रहा है, क्योंकि ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन से हुआ, तो वो मर्डर न होकर कल्पेबल होमिसाइड हो जाएगा। अब इसका एग्जाम्पल अगर आप देखा जाए तो जैसे आप हैं, आपके किसी एक्ट से, आपके सामने वाले व्यक्ति के किसी एक्ट से आप इस तरह से प्रोवोक हो जाते हैं, जिससे कि आपको क्या हो जाता है? आपको अपना सेल्फ कंट्रोल खो जाता है। और जैसे सपोज करिए एक व्यक्ति है, ए के पिता के ऊपर बी के ऊपर एक व्यक्ति अटैक कर देता है, और उस अटैक से उसके परिवार के लोगों की जान जाने वाली है, या उसका सपोज करिए उसका पिता मूर्छित होकर गिर पड़ा। ठीक है, तो बी ने अपने फादर की जान बचाने के लिए जब अटैक किया, तो फॉर दैट अटैक ही विल नॉट बी हेल्ड लाइबल फॉर द मर्डर, क्योंकि वो उस घटना से इतना प्रोवोक हो गया, उतना उत्तेजित हो गया कि उसने वैसा एक्ट किया। उसका एक्ट यहाँ पे प्राइवेट डिफेंस में भी चला जाएगा, और दूसरा प्रोवोकेशन में भी कंसीडर किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद इस प्रोवोकेशन का 4 एक्सेप्शन है। ठीक है, 4 एक्सेप्शन है इसका। पहला एक्सेप्शन है वॉलंटरी प्रोवोकेशन नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने जो एक्ट किया है वो आप खुद प्रोवोक हो जा रहे हैं। जैसे कि आपने किया, किसी की चोर के घर, किसी घर में घुस गए चोरी करने, और उसने आपके ऊपर अटैक किया, और आपको लग रहा है कि अरे मेरे ऊपर अटैक कर दिया, तो आप प्रोवोक हो गए, गुस्से में आपने उसकी जान ले ली। तो चूंकि आप खुद गलती किए हैं आप, तो इसमें आपको लाइबिलिटी जो है होगी, आप इसमें बचाव नहीं ले सकते। ठीक है, इसमें आपको बचाव नहीं मिलेगा। इसके बाद दूसरा है प्रोवोकेशन इन लॉफुल एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय पब्लिक ऑफिसर। किसी पब्लिक ऑफिसर की लॉफुल एक्सरसाइज ऑफ पावर में भी जो आप प्रोवोकेशन करता है, एक मिनट, जस्ट मिनट, ना, अगर लॉफुल एक्सरसाइज में जैसे किसी भी व्यक्ति ने, आप किसी भी व्यक्ति के ऊपर आपने अटैक कर दिया, जैसे कोई पुलिस ऑफिसर आपको अरेस्ट करने आ रहा है, ही इज ड्यूटी बाउंड लॉफुली, ही इज ड्यूटी बाउंड टू अरेस्ट यू, क्योंकि आपने अपराध किया है। और उस समय आपने क्या हो गए? आप प्रोवोक हो गए, गुस्से में आ गए, और गुस्से में आके आपने उसकी हत्या कर दी, तो ये प्रोवोकेशन को एज ए बचाव कंसीडर नहीं किया जाएगा। तब आपका मर्डर जो है मर्डर ही रहेगा, कल्पेबल होमिसाइड नहीं होगा। नॉर्मल प्रोवोकेशन होगा तो वो मर्डर
जो है मर्डर हो जाएगा, अदरवाइज मर्डर जो है कल्पेबल होमिसाइड हो जाएगा, अदरवाइज वो मर्डर ही रहेगा। ठीक है, जैसे आपने अगर रीजनेबल प्रोवोकेशन, अभी हम इसमें एक केस बताते हैं के.एम. नानावती का, जो के.एम. नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस है। इसमें एक्चुअल में क्या हुआ था, अक्षय कुमार ने एक मूवी भी बनाई है ना, नोवेल ऑफिसर वो रहता है, उसकी पत्नी के साथ उसका अफेयर रहता है, तो वो जाके उस व्यक्ति की हत्या कर देता है। मूवी का नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, आप लोग सर्च कर लीजिएगा, के.एम. नानावती स्टोरी बेस्ड मूवी, तो बता देगा ना, इंटरनेट आपको बता देगा। उस मूवी में वही एकदम के.एम. नानावती का एग्जैक्टली केस ही दिखाया गया है कि वो उसकी पत्नी के साथ उसका गलत रिलेशन था, उस बात से वो इतना प्रोवोक हो गया कि उसने उस व्यक्ति की हत्या कर दी। तो ऐसी अगर इस तरह की प्रोवोकेशन होगी तो इस प्रोवोकेशन को हम क्या कंसीडर करेंगे, वैलिड डिफेंस कंसीडर करेंगे, और मर्डर जो है मर्डर न होके कल्पेबल होमिसाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आते हैं हमारे तीसरे एक्सेप्शन। पहला एक्सेप्शन क्या, एक्सेप्शन का एक्सेप्शन हम बता रहे हैं। पहला एक्सेप्शन था क्या, मर्डर का पहला एक्सेप्शन था सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन, और उस एक्सेप्शन का पहला एक्सेप्शन क्या था कि द प्रोवोकेशन मस्ट नॉट बी वॉलंटरी। दूसरा प्रोवोकेशन था द प्रोवोकेशन मस्ट नॉट बी अगेंस्ट लॉफुल एक्सरसाइज ऑफ पब्लिक ऑफिसर, और तीसरा द प्रोवोकेशन शुड नॉट बी अगेंस्ट प्राइवेट डिफेंस ना, कोई भी व्यक्ति अपनी प्राइवेट डिफेंस कर रहा है, इस बात से आप प्रोवोक हो जाएं तो भी आपको इस प्रोवोकेशन को कंसीडर नहीं किया जाएगा, उसको हम लोग मर्डर ही कंसीडर करेंगे, कल्पेबल होमिसाइड में कन्वर्ट नहीं करेंगे। ये हो गया हमारा एक्सेप्शन। अब पहला एक्सेप्शन का 3 एक्सेप्शन। ठीक, पहला एक्सेप्शन क्या था, सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन, आप लोग लिख लीजिएगा ना। मर्डर का पहला एक्सेप्शन आपके बैलेट में भी है, मर्डर का पहला एक्सेप्शन क्या है, सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन। दूसरा क्या है, एक्सीडिंग द प्राइवेट डिफेंस, अगर आपने अपने प्राइवेट डिफेंस का यूज करते समय अपने उस पावर को एक्सीड कर दिया तो भी उसको मर्डर नहीं कंसीडर करके कल्पेबल होमिसाइड कंसीडर किया जाएगा। जैसे ए आपके ऊपर बंदूक से, अरे लाठी से क्या करता है, अटैक करता है, और आपने उसकी जान बंदूक से ले ली ना। अगर आपने लाठी से उसके ऊपर अटैक किया होता तो शायद वो न मरता, और वो लाठी से आपको मार रहा था शायद आप भी न मरते, लेकिन आपने क्या कर दिया, बंदूक से मार दिया। तो ये मर्डर तो नहीं है क्योंकि आपने इंटेंशनल डेथ नहीं कॉज किया, लेकिन ये कल्पेबल होमिसाइड जरूर। ठीक है, तीसरा एक्सेप्शन क्या है, एक्ट कमिटेड बाय पब्लिक ऑफिसर इन ऑफिशियल डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी, अगर कोई पब्लिक ऑफिसर अपनी ऑफिशियल ड्यूटी को एक्सरसाइज करते हुए कोई एक्ट कर देता है, मर्डर कर देता है, तो दैट मर्डर विल बी कंसिडर्ड एज एन क्या, कल्पेबल होमिसाइड में उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि उसने ऑफिशियल ड्यूटी के एक्सरसाइज में किया था। अनऑफिशियली अगर वो मर्डर करेगा तो वो मर्डर ही रहेगा। ऑफिशियली अगर वो अपनी ड्यूटी एक्सरसाइज करते से, जैसे अरेस्ट करने गया, अरेस्ट करते समय उसने चोर को पकड़ने की कोशिश की, चोर भागने लगा और भागते समय उसने गोली चलाई, पैर पे लग गया, सर पे, वो मर गया, तो ऐसी परिस्थिति में उसको हम क्या कहेंगे, उसको मर्डर ना करके कल्पेबल होमिसाइड बोलेंगे। फिर हमारा अगला एक्सेप्शन है चौथा, इन अ सडन फाइट विदाउट प्रीमीडिएशन। चौथी चीज क्या है कि इन अ सडन फाइट विदाउट प्रीमीडिएशन, अगर वहां पे प्रीमीडिएशन नहीं है, अचानक से फाइट हो जाती है, तो भी हम उसको कंसीडर करेंगे कि इट इज अ क्या है, इट इज अ केस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड नॉट अ मर्डर। मर्डर नहीं होगा क्योंकि हम बता रहे हैं कि मर्डर के होने के लिए जो ऑफेंस की ग्रेविटी है और जो इंटेंशन की ग्रेविटी है वो ज़्यादा होगी, कल्पेबल होमिसाइड में कम होगी, इतना ही अंतर है। पूरा आपको अभी हम डिफरेंस समझाते हैं, पूरा पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा कि इसमें मेन अंतर क्या है, कि आपका जो ऑफेंस करने का ग्रेविटी है, जो इंटेंशन है, आपका जो इंटेंशन की ग्रेविटी है, वो कल्पेबल होमिसाइड में बहुत कम होगी और मर्डर में ज़्यादा होगी। ठीक है, अब इसका हम लोग डिफरेंस पढ़ लेते हैं। तो डिफरेंस पढ़ने के लिए यही इसेंशियल पढ़ेंगे, अपने आप डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। क्या, डूइंग एन एक्ट विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, डेथ कॉज्ड विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, इसका मतलब पहले वाले में कोई डिफरेंस
हमको नहीं समझ में आता है। पहली चीज कि आपने जो एक्ट किया है डेथ कॉज करने के इंटेंशन से किया है। इंटेंशन कल्पेबल होमिसाइड में था और मर्डर में भी था। इंटेंशन वाज प्रेजेंट इन बोथ द केसेस। दूसरा क्या कहता है, कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ, ऐसी चोट पहुंचाना जो संभावित है कि उससे डेथ हो जाए। जैसे आपने लाठी से एक चोट मारा उसके सर पे, तो ऐसी संभावना है कि उससे चोट से उसकी डेथ हो सकती है। हो सकता है ना मरे और हो सकता है मर जाए। ये हमारा कहता है कल्पेबल होमिसाइड। डेथ क्या है, दूसरी चीज मर्डर क्या है, डेथ कॉज्ड विथ सच बॉडीली इंजरी एज ऑफेंडर नोज एंड टू बी लाइकली टू कॉज डेथ, जो ऑफेंडर जानता है कि इससे मृत्यु होने की संभावना है। इसमें नॉलेज वाली बात नहीं थी, इसमें नॉलेज भी है और लाइकलीहुड भी है। मतलब थोड़ा सा ऑफेंस की ग्रेविटी, इंटेंशन की ग्रेविटी बढ़ गई कि आपको जानकारी है कि जो चोट आप पहुंचा रहे हैं उससे मृत्यु हो जाएगी। इसमें क्या है कि आपने जो चोट पहुंचाई उससे मृत्यु हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, बट ये बात आपको पता नहीं है कि उससे मृत्यु हो सकती है या नहीं हो सकती है ना। ये बात आपको नहीं पता है कि जो चोट आप पहुंचा रहे हैं उससे मृत्यु हो सकती है या नहीं हो सकती। एक्चुअल में उससे मृत्यु हो भी सकती है और नहीं हो सकती। लेकिन इसमें जो आप चोट पहुंचा रहे हैं वो जानबूझ के पहुंचा रहे हैं कि हम इतनी चोट मार रहे हैं जिससे उसकी डेथ हो सकती है और डेथ नहीं भी हो सकती है। तो इसमें नॉलेज जो है बढ़ जा रहा है इन कंपेरिजन टू कल्पेबल होमिसाइड। तो थोड़ा सा ग्रेविटी ऑफेंस का बढ़ गया। तीसरा क्या कह रहा है, नॉलेज द दैट ही इज लाइकली बाय सच एक्ट टू कॉज डेथ, उसको इस बात का नॉलेज है। कल्पेबल होमिसाइड में क्या कर रहा है कि ही इज हैविंग द नॉलेज दैट ही इज लाइकली बाय सच एक्ट टू कॉज डेथ, मतलब अपने उस एक्ट से वो डेथ कॉज कर सकता है, इस बात की जानकारी भी उसको है। लेकिन इसमें वो वही तीसरी लाइन क्या कर रहा है, डेथ कॉज्ड विथ द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडीली इंजरी, ठीक है, डेथ कॉज्ड विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडीली इंजरी विच इज सफिशिएंट, विच इज सफिशिएंट इन द ऑर्डिनरी कॉज ऑफ नेचर टू कॉज डेथ, मतलब सामान्य परिस्थितियों में जो चोट आपने पहुंचाई है इतने में तो वो मर ही जाएगा, सफिशिएंट है, पर्याप्त है, तो भी आपको मर्डर के लिए लायबल होना पड़ेगा। मतलब ये सफिशिएंसी इसमें नहीं, इसमें सिर्फ नॉलेज रिक्वायर्ड है। और जो आप एक्ट पहुंचा रहे हैं वो सफिशिएंट हो मर्डर के लिए ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन कल्पेबल मर्डर में ऐसा जरूरी है, जो चोट आपने पहुंचाई वो कैसी है, सफिशिएंट है इन द कोर्स ऑफ नेचर। जैसे आपने लाठी से यहाँ पे अटैक किया सर पे, आपको पता है कि यहाँ पे मारेंगे तो जरूर मर जाएगा, ठीक, एक बार में उसकी कहानी। तो ये चोट कैसी है, सफिशिएंट है। या आपने चक्कू लगाया गर्दन काट दी, तो ये कैसा है, सफिशिएंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर, नॉर्मल परिस्थितियों में वो मृत्यु कार्य करने के लिए पर्याप्त है। और सबसे चौथी चीज जो इसमें नहीं है, चौथा क्या है, पर्सन कमिटिंग एक्ट नोज दैट इट इज इमिनेंटली डेंजरस, सो इमिनेंटली डेंजरस, इतना निकटस्थ है उसकी चोट जो पहुंचा रहा है वो इतना परिणाम स्वरूप क्या करेगा, दैट इट मस्ट इन ऑल प्रोबेबिलिटी कॉज डेथ, हर परिस्थिति में जो चोट वो पहुंचा रहा है वो डेथ ही कॉज करेगा। मतलब उसमें कोई चांस नहीं है कि डेथ के अलावा कोई और एक्सीडेंट, कोई और नुकसान हो। जो चोट आपने पहुंचाई उससे हर परिस्थिति में मृत्यु ही होगी, ये बात आपको श्योर है। तो इसका मतलब आपका जो ग्रेविटी है, जो आपका नॉलेज है ऑफेंस करने के लिए कितना ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू कल्पेबल होमिसाइड। कल्पेबल होमिसाइड में ऐसा नहीं था, इतनी ग्रेविटी आपके पास नहीं थी कि आप ऑफेंस करने के लिए इतना डिटेल्ड नॉलेज रखें। अगर इतनी डिटेल्ड नॉलेज है तो यू विल बी लायबल फॉर द मर्डर। और उसमें आगे कह रहा, और सच एक्ट कमिटेड विदाउट एक्सक्यूज, ठीक है, फॉर इनकरिंग द रिस्क ऑफ कॉजिंग डेथ, या आपने जो एक्ट किया है वो कोई एक्सक्यूज नहीं छोड़ता है कि डेथ रिस्क, मतलब डेथ का रिस्क है, मतलब आपने जो चोट की उससे डेथ का रिस्क 100% है, बनता है, तो भी आपको जो है मर्डर के लिए लायबल होगा। तो जनरली यही डिफरेंस है हमारे 299 और 300 में, या 100 और 101 में। इसको हम लोग एक बेसिक कह सकते हैं कि जब भी हमको डिफरेंस पढ़ना होगा तो ये इतनी सारी बातें हमको लिखनी होंगी
जिससे हमको क्लियरिटी आ पाए कि क्या क्या डिफरेंस है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अब डिफरेंस के बाद अब हमारा नंबर आता है कुछ केसेस हम लोग पढ़ने जो हमारे मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड के लिए। मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड में तो बहुत ढेर सारे केसेस हैं, लेकिन कुछ केसेस जो पूछता है आपसे एग्जाम हॉल में, वो मैं 2-4 केसेस आपको बता देता हूं जिससे आपको क्लियरिटी आ जाए, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट इसका लीजिए, फिर हम इसको रब करते हैं, ठीक। ये हमारा मर्डर के बाद धीरे धीरे आईपीसी हम खत्म कर रहे हैं। आप लोग परेशान मत होइएगा, थोड़ा सा भी हमारी तबीयत खराब है और जिस वजह से मेरा अभी भी हमारा गला सूख रहा है, हिम्मत नहीं पड़ रही है पढ़ाने की, ठीक है। अब हम लोग केस पढ़ते हैं। पहला केस हमारा है नरसिंह चलान वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा 1997। नरसिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा 1997 का केस है। इसमें 2 पॉइंट बताया हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कि कल्पेबल होमिसाइड इज द जीनस व्हाइल मर्डर इज स्पीसीज। क्या कहा? कल्पेबल होमिसाइड is the genus while murder is ये लाइन आपको बहुत बार सुनने को मिलता होगा। इसका मतलब क्या होता है? जीनस मीन्स मतलब होता है एक कैटेगरी, ठीक है। कल्पेबल होमिसाइड एक स्पेसिफिक कैटेगरी है और उस कैटेगरी के अंतर्गत एक छोटी सी और कैटेगरी है जिसको हम लोग स्पीसीज या एक स्पेसिफिक कैटेगरी बोल सकते हैं। स्पीसीज मतलब स्पेसिफिक कैटेगरी विद इन द कैटेगरी। स्पेसिफिक कैटेगरी विद इन द कैटेगरी का मतलब होगा स्पीसीज। जीनस मीन्स जैसे देखिए ये कल्पेबल होमिसाइड है, पूरा पूरा गोला क्या है? कल्पेबल होमिसाइड है, इज जीनस एंड मर्डर इज ए स्पीसीज। मर्डर उसके अंदर की एक छोटी सी कैटेगरी है, यही बात कही। और दूसरी बात जो पूछी जाती है, ये दोनों ही बात एग्जाम हॉल में आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। दूसरी बात क्या कही कि ऑल मर्डर्स आर कल्पेबल होमिसाइड। ऑल मर्डर्स आर कल्पेबल होमिसाइड, ठीक है, CIDE। बट ऑल कल्पेबल होमिसाइड, कल्पेबल होमिसाइड को हम CS लिख दे रहे हैं। ऑल कल्पेबल होमिसाइड्स आर नॉट मर्डर, ठीक है। all murders are culpable homicide but all culpable homicides are not murder, ठीक है। इसको हम कैसे याद रखेंगे? ये कंफ्यूजिंग है बहुत, तो इसको हम याद कैसे रखेंगे? क्योंकि कल्पेबल होमिसाइड बड़ा टर्म है, इसलिए हमेशा कल्पेबल होमिसाइड बाद में लिखा जाएगा। मर्डर छोटा टर्म है, इसलिए मर्डर पहले लिखा जाएगा। जब भी ऐसे डिफरेंसेस पूछता है ऑल वाले स्टेटमेंट्स, तो जो वाइडर टर्म होता है वो बाद में लिखा जाता है और जो स्मॉलर टर्म होता है वो पहले लिखा जाता है। इसके बाद हमारा अगला केस है आर वर्सेस गोविंदा 1876, जो बहुत लीडिंग केस है, आप लोगों ने सुना होगा। आर वर्सेस गोविंदा 1876। इस केस में क्या हुआ था कि गोविंदा जो 18 साल का एक लड़का था ना, उसने क्या किया, अपनी पत्नी के ऊपर अटैक कर दिया और उसने उसकी पिटाई शुरू कर दी और वो गिर गई। जब गिर गई तो उसके सीने पे बैठ के फिर 2 पंच मारा। इसका मतलब वो बहुत ज्यादा गुस्से में था। हो सकता है कि वो उसका इंटेंशन ऐसा रहा हो कि इसकी मृत्यु कॉज कर देंगे। बट ऑनरेबल कोर्ट ने क्या कहा कि
while examining the fact and circumstances we can perceive या we can feel that the गोविंदा का इंटेंशन उस समय मौत कॉज करना नहीं था, वो गुस्से में था और उस गुस्से में उसने चोट की, और जो चोट की उसको पता थी कि वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में डेथ कॉज करने के लिए सफिशिएंट नहीं है, इसलिए इसको क्या समझाया, लायबल ठहराया गया, कल्पेबल होमिसाइड के लिए लायबल ठहराया गया, न कि मर्डर के लिए। बेसिकली ये केस क्यों जाना जाता है, तो इसको जाना जाता है डिफरेंस बिटवीन कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर। आपसे एग्जाम हॉल में सीधी यही लाइन पूछी जाएगी, अंडर विच केस द डिफरेंस बिटवीन कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर वाज एस्टैब्लिश्ड, तो दिस इज द लीडिंग केस आर वर्सेस गोविंदा। फिर अगला हमारा केस है बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1980। बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ये क्यों जाना जाता है ये केस, तो दिस केस इज नोन फॉर इट्स जजमेंट दैट डेथ पेनल्टी या कैपिटल पनिशमेंट कैन बी अवॉर्डेड ओनली इन द केस ऑफ रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस। केवल गंभीर से गंभीरतम मामलों में ही डेथ पेनल्टी दी जा सकती है। और ये बात कौन डिसाइड करेगा कि ये गंभीर से गंभीरतम मामला है या रेयरेस्ट ऑफ द रेयर का केस है, तो ये ऑनरेबल जुडिशरी डिसाइड करेगी, जज डिसाइड करेगा जिसके यहाँ ये मामला चल रहे होगा कि क्या वो डेथ जो है वाक्य केस जो है रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में आता है कि नहीं। ठीक है, कैपिटल पनिशमेंट ओनली इन रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस। सारे ही परिस्थितियों में डेथ पेनल्टी अवॉइड किया जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग गांधीयन फिलॉसफी वाले लोग हैं। वी बिलीव ऑन द स्टेटमेंट दैट हेट द सिन नॉट द सिनर। हमको किसी भी अपराधी को किन परिस्थितियों में उसने अपराध किया है उसको दूसरा मौका जरूर मिलना चाहिए, ये फिलॉसफी है। इसको हम लोग रिफॉर्मेटिव थियोरी ऑफ क्रिमिनल सोशियोलॉजी क्रिमिनल साइंस कहते हैं। जब आप लोग क्रिमिनोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग रिफॉर्मेटिव थियोरी पढ़ते हैं, वो इसी चीज की बात करता है। अगला हमारा केस है जोगिंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ठीक है, जोगिंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। जोगिंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ये केस हमारा 1979 का 1979, और इसमें क्या हुआ कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देयर मस्ट बी अप्रोक्सीमेट रिलेशन, अप्रोक्सीमेट कॉजल लिंक बिटवीन द एक्ट एंड द ऑफेंस, ना बिटवीन एक्ट एंड द डेथ। जो डेथ हुआ है और उस एक्ट जिससे डेथ हुआ है, दोनों में अप्रोक्सीमेट रिलेशन होना चाहिए। अप्रोक्सीमेट या अप्रोक्सीमेट लिंक इसमें लिखना जरूरी है। अप्रोक्सीमेट लिंक रिक्वायर्ड किसमें, बिटवीन अप्रोक्सीमेट लिंक रिक्वायर्ड बिटवीन एक्ट एंड मर्डर या एक्ट एंड ऑफेंस। जिस एक्ट से वो डेथ हुई है उसमें डायरेक्ट लिंक होना चाहिए, तभी माना जाएगा कि वो व्यक्ति उस अपराध के लिए दोषी है। तो ये हो गया हमारा आज का चैप्टर, जो हमारा इसके चैप्टर 6 है हमारे बीएनएस में, चैप्टर 16 हमारे आईपीसी में था। सेक्शन क्या है, सेक्शन बीएनएस का 100 और 101। हम पनिशमेंट नहीं बता रहे हैं, पनिशमेंट तो आप लोग पढ़ ही लेंगे। हम मेरा मोटो था कि आपको ये चैप्टर, ये सेक्शन समझ में आया बेसिकली, कि ये बहुत डिफिकल्ट सेक्शन माना जाता है और हर एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। आपके मेंस एग्जाम में पूछा जाएगा, आपसे इंटरव्यू में कहीं पूछा जा सकता है कि क्या डिफरेंस है
ये है बेसिक डिफरेंस, ठीक है। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक दैट दिस लेक्चर इज वेरी यूजफुल फॉर यू पीपल, तो शेयर करिए उन लोगों के पास जिनको ऐसे लेक्चर्स की जरूरत है। लाइक एंड सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।